जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंटर सेकेंड ईयर हिंदी की, जिसमें कि कुल लेसनों की संख्या है 26, जिसमें 13 गद्य खंड से हैं और 13 काव्य खंड से। तो आज हम काव्य खंड के प्रथम चैप्टर कड़वक की बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने छोटा सा नोट्स बनाया है, उस नोट्स के सहारे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इसके नोट्स पर। जैसा कि हमने ये नोट्स बना रखा है, जहां आप देख रहे होंगे कि कुल लेसनों की संख्या जो है वो 26 दी गई है, जिसमें 13 गद्य खंड से हैं और 13 काव्य खंड से हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं काव्य खंड प्रथम की, जिसका नाम है कड़वक, और इसके जो लेखक हैं इसके जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जैसी। इनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में प्रॉपर जानकारी ना उपलब्ध होने के कारण सिर्फ अनुमान के आधार पर बताने का प्रयास किया गया है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में और इनके निधन की बात की गई है 1548 को लेकर। निवास स्थान की बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो है कब्र अमेठी में है, और ये जो अमेठी है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म जो है जायस गांव में हुआ था, इस लेकर ये अपने नाम को मलिक मोहम्मद जैसी के नाम से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि ये मलिक जाति के थे। गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे सैयद अशरफ जहांगीर, और एक और दूसरे गुरु थे जिनका नाम था सूफी संत शेख मोहिदी। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। व्यक्तित्व की जहाँ तक बात है, इनके कैरेक्टर की बात करेंगे तो चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए थे, और इस कारण उनकी बाईं आँख एवं कान खराब हो गई थी बचपन से, तो इनकी सुंदरता खत्म हो चुकी थी। जहाँ तक व्यवहार कुशलता की बात करें तो वो भाषी और मनस्वी थे, यानी कि इनके अंदर मिठास ही मिठास भरी थे। अंदर से जो भी भाषा निकलती थी वह शहद से भरी हुआ करती थी। कृतियों की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन काल में पद्मावत, आखिरी कलम, चित्ररेखा, न जाने और भी कितनी कृतियाँ इन्होंने रची। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि इनकी कविताओं में उस तरह का प्रेम उभरता था कि सामने वाला ना चाहकर भी मलिक मोहम्मद जैसी से किसी न किसी रूप में जुड़ जाता था। इस कड़वक में हम बात करने वाले हैं पद्मावत की, क्योंकि ये जो कड़वक है वो पद्मावत से लिया गया है। और प्रथम कड़वक की बात करें तो यह पद्मावत के प्रथम छंद से लिया गया है, प्रारंभिक खंड से लिया गया है, जबकि अंतिम छंद जो है वो अंतिम खंड से लिया गया है। कड़वक से पूछे गए प्रश्न 2009 से लेकर 2025 तक कड़वक से अभी तक लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन पर हम नज़र डालेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, पहले कड़वक में बैजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय दें। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। बात अगर दूसरे क्वेश्चन की करें तो कबीरदास या जायसी का काव्यात्मक परिचय दें, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। दूसरे कड़वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तब 2009 से 25 तक अभी मात्र इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा एक कवियों के लिए कवि की तरह कुछ कहना पसंद करेंगे। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखे को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। चलिए अब किताब में हम वापस आते हैं और प्रथम कड़वक पे नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कड़वक की शुरुआत जो होती है वो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जय कवि सुनी।
इसका अर्थ यह हुआ कि कवि को एक ही आँख है, लेकिन इसके बावजूद भी कवि अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं तो सुनने वाला उन पर मोहित हो उठता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, कवि का कहना है कि उनकी उत्पत्ति विधाता ने, ईश्वर ने, खुदा ने चांद की तरह ही किया है, जो दाग लेकर दुनिया में आया तो है, मगर उसकी पहचान दाग से ना होकर उसकी चमक से होती है। ठीक मेरी भी पहचान उसी तरह से है। जग सूझा एक ही नैना, उवा सुख अस नक्तक महा। यानी कि इस लाइन के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैं अपनी एक आँख से ही दुनिया को देख पा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हजारों तारों के बीच एक शुक्र तारा सुबह में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। उसकी अलग लालिमा होती है, उसकी अलग एक चमक होती है। जो लेही अम्ही डाब न होई, तो लेही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में मंजरी नहीं पड़ेगी, नुकीली मंजरी, तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होगा। यानी कि खूबसूरत बनने के लिए आपको कठिनाइयों से गुजरना होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए विफलता को भी अपनाना पड़ेगा। किन्हा समुद्र पानी जो खारा, तो अति भई असुज अपारा। सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी जो है ना खारा होता है, जो पीने लायक कहीं से भी नहीं है। फिर भी समुद्र के पास जाना, समुद्र में घूमना लोगों को बहुत पसंद है। तो समुद्र की पहचान उसके खारे पानी से ना होकर उसके विशाल क्षेत्रफल से है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। शिव जी के त्रिशूल लगने से ही सुमेरु पर्वत की पहचान बनी, और वह सुमेरु पर्वत पूरी की पूरी तरह सोना का हो गया। जो लेही घड़ी कलंक न पारा, कंच हुई न कंचन कारा। जब तक कंचन को यानी कि सोने को घड़े में ना पिघलाया जाएगा, तब तक वह कंचन यानी कि सोना अपना एक वास्तविक रूप नहीं ले सकता है। यानी कि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आपको कठिनाइयों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। एक नैन जस दर्पण होते ही निर्मल भाव, सब रूपबत गही मुख जो भी कई चाऊ। यानी कि मेरी जो एक आँख है बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, बिल्कुल दर्पण की तरह भाव रखते हैं। जिस प्रकार दर्पण कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलता, उसी प्रकार उन्होंने एक आँख को बताया है कि उस एक आँख के सहारे उन्होंने दुनिया को करीब से महसूस किया है। और जितने भी रूपवान लोग हैं, जब उनकी बात सुनते हैं तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बात अगर हम दूसरे करवक की कर लें तो दूसरा करवक जो है पद्मावत का अंतिम छंद है, जहाँ पर कवि जो है कुछ लोगों की तुलना उनके रूप और उसके कर्मों के आधार पर की है। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे करवक की। मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी इस लाइन के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मैंने जो अपनी कविता लोगों को जब भी सुनाई, कविता गाई, तो उस कविता को वही महसूस कर पाया है जो प्रेम के पीर को, प्रेम के दर्द को समझता है। जोड़ी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। यानी कि मैंने जो अपनी रचना रची है वो खून के एक एक कतरे को ले की तरह लेकर रची है, और अपने आंसुओं के नैनों के जल से उसको भिगा करके सजाया है। और मन जानी कभी अस्किन्हा, मकू रहे रगत जगत माँ चिन्हा। मेरा मन जानता है कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, लेकिन ये जो कविता है ये युगों युगों तक मेरी याद जो है लोगों को दिलाती रहेगी। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहते हैं कवि कहते हैं कि कहाँ है वो रतन सिंह जो पद्मावत में नायक का काम करते थे। पद्मावत में जो राजा थे, राजा रतन सिंह, अब वो कहाँ है? कहाँ है सुआ अति बुद्धि उपराजा, कहाँ है वो सुगा जिसकी बुद्धि की चर्चा चारों तरफ हुआ करती थी। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, वो अलाउद्दीन सुल्तान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना रखा था, कहाँ है? कहाँ राघव जिन्हें किन्हीं बखाना, कहाँ है वो राघव चेतन जो
पद्मावत के रूप की चर्चा अलाउद्दीन के सामने किया करते थे। कहाँ रूपवती सुरूपु पद्मावती रानी, और कहाँ है वो सुरूपु यानी कि रूप से रंगी हुई रानी पद्मावती। कोई न रहा जग रही कहानी। इस दुनिया में खूबसूरती के साथ अगर आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु के बाद वो खूबसूरती लोग के मन में अपनी याद नहीं बनाती है, बल्कि आपके कर्मों से आपकी याद लोग के दिलो दिमाग में ताज़ा रहती है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। धन्य है वो लोग जो अपने कर्मों को छोड़कर दुनिया से विदा होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक फूल मुरझा जाने के बाद भी अपनी महक को बरकरार रखता है, ठीक उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है तो उसकी ज्ञान की चर्चा से वह युगों युगों तक अमर रहता है, बिल्कुल मलिक मोहम्मद जैसी की तरह। कोई न जगत जख बेचा, कोई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कहता है कि ना तो इस दुनिया में जस को खरीदा जा सकता है, ना ही जस को बेचा जा सकता है। आप अपने ज्ञान को कभी ना बेच सकते हैं, ना किसी के ज्ञान को आप खरीद सकते हैं। और इस कहानी को जब भी कोई पढ़ेगा, चर्चा करेगा, तो हमें याद करेगा और इसी याद से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस चैप्टर्स की जो आपने जो कड़वक की जो सारांश समझने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।